हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट की ऐसी गलतियों की जो नए नए इन्वेस्टर्स आकर के करते हैं और वो गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। देखिए, बात करते हैं। पहले तो हम दो शेयर्स का एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक शेयर जो होगा वो फंडामेंटली स्ट्रांग होगा लेकिन वो नीचे चल रहा होगा, और एक शेयर ऐसा होगा जो फंडामेंटली वीक होगा लेकिन वो 4 महीने में 3 गुना हो चुका होगा। तो अब इनमें से कौन शेयर लेना चाहिए, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, हम एक चीज़ बेसिक्स बिल्कुल समझ लें कि कभी भी किसी भी शेयर को आप प्राइस देखकर मत लीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 100 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर्स जारी करती है और केवल 10,000 शेयर्स जारी करती है। एक कंपनी ऐसी है जो 100 करोड़ की वर्थ की शेयर्स जारी करती है और 100 करोड़ शेयर्स ही जारी कर देती है। इसका मतलब इसका प्राइस एक होगा और इसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो उसी हिसाब से जो है शेयर का प्राइस तय होता है। तो कभी भी किसी भी शेयर को आप ये देखकर मत लो कि इसका प्राइस लो है। तो अभी हम आलोक इंडस्ट्रीज़ एक शेयर है उसकी बात करने वाले फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर। आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर का प्राइस चल रहा है 22 रुपये 85 पैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर था वो फरवरी में जब आया तो 16 रुपये में आया और 53 रुपये तक गया। बात समझिएगा, फरवरी 2020 में जब ये शेयर आया तो 16 रुपये में आया और 53 रुपये तक गया, यानी कि जुलाई में ये 53 रुपये को टच कर रहा था। आप यहाँ पे देखिए कि 3 जुलाई 2020 को इसने 53 रुपये को टच किया, यानी शेयर 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो मात्र 4 महीने में जब 3 गुने से ज़्यादा शेयर बढ़ गया तो लोगों ने सोचा यार इसमें बहुत पैसा है, इसमें लगा देते हैं। और आज आलोक इंडस्ट्रीज़ का आप शेयर देखेंगे तो लगातार नीचे आ रहा है और यहाँ से शेयर की वैल्यू जो है लगभग आपकी आधी से भी ज़्यादा कम हो गई है। अब गलती ये क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने सोचा यार 4 महीने में 3 गुना हो गया, और लोगों ने यहाँ पर ये नहीं देखा कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जो रिस्की है। स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक इंडस्ट्री पी जिसका 13.2 है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो -6 में चल रहा था, बुक वैल्यू -32 थी। तो यहाँ पर इन लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो बहुत ही बेसिक्स चीज़ है, आप यहाँ पर जाइए, देखिए कंपनी की अर्निंग्स क्या हो रही है। तो जब 2020 में आया उसके 2 साल पहले से आप देखते अर्निंग्स 5,334 करोड़ की अर्निंग घटकर 2019 में हो गई 3,129 करोड़। ये आपके लिए पहला इंडिकेटर था। दूसरा इंडिकेटर आपके लिए था कि मार्च 2020 में जब ये शेयर आप लिए IPO लाया गया फरवरी में, तो इसकी आप जब आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते, 3 क्वार्टर के, चौथे क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, फरवरी में शेयर आया तो चौथे क्वार्टर का रिजल्ट नहीं, तो बाकी 3 क्वार्टर के रिजल्ट देखते तो भी आपको पता चलता कि 3,129 से 3,140, तो जहाँ से चले थे उतनी रिकवरी ये नहीं कर पाए। ये पहला इंडिकेटर था आपके लिए सोचने समझने का। हालांकि ये देखकर आप तय नहीं कर सकते कि इस शेयर में अभी क्या होने वाला है, ये शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए था, इसके रीजंस ढूंढने चाहिए थे। मार्च 2021 में हालांकि इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन अभी भी यहाँ 4 साल में यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। इसका मतलब इस शेयर से आपको फिलहाल दूर ही रहना है। अगर आप ये दूसरा पॉइंटर, आप नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते तो आप देखते कि यहाँ पर मार्च 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो रहा था 18,217 करोड़ का लॉस। उसके बाद 19 में 2,282 करोड़ का फ़ायदा और 2020 में 1,223 करोड़ का फ़ायदा। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में तो आ गई यहाँ से, जिसको देखकर आपको समझाया गया कि अरे यार ये तो शेयर एकदम से 18,000 करोड़ के लॉस से इतने में आ गया। तो भैया आप ये भी देखो कि अभी वो रिकवरी की सिचुएशन नहीं आई है। 2021 की भी डेटा की आप बात कर लो तो 5,000 करोड़ का वापस से लॉस हो गया, लगभग 6,000 करोड़ का वापस से लॉस हो गया।
तो ये कंपनी, यहाँ से आप समझ जाइए कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही। उसके बाद आप देखिए पिछले 10 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ -5% की है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 3% की है। भाई साहब इससे ज़्यादा तो एफडी में रिटर्न प्रॉफिट हो जाते हैं। उसके बाद स्टॉक की CAGR की बात करें तो 5 साल में 46%। अब ये किस रीजन से बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके बाद रिजर्व्स पे जाएं कि चलो भैया कंपनी की कुछ 5-6 सालों में स्थिति खराब हो गई है, तो चलिए आप देख लेते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व्स पड़ा होगा, तो कंपनी कितने दिन तक इसको झेल सकती है। तो आप देखिए रिजर्व्स भी -14,000 करोड़ में जा गए हैं, यानी यहाँ पर देख लो मार्च में -10,000 करोड़ और मार्च 2021 में -16,000 करोड़ वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के रिजर्व्स भी चले गए, बोरोइंग्स और कंपनी के पास कर्जे भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप ये शेयर लेते हो तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के जैसा है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए या मत देखिए, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लोग बोलेंगे यहाँ पर, आपको ज़रूर बोलेंगे कि देखिए अभी तो इसके जो मालिक है उनके पास 75% की होल्डिंग पड़ी हुई है और ये देख लीजिए, और इसका लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस किसका होगा, मालिक का होगा। अरे तो मालिक का लॉस होगा तो मालिक का बेच के चला जाएगा, तो ये आपके कान में बोलने थोड़ी आएगा। तो इसलिए धीरे धीरे वो स्टेक कम करते रहेंगे। मालिक थर्ड पार्टी है कि फर्स्ट पार्टी है ये भी आपको नहीं पता है, कितने प्रमोटर्स हैं इसके और एक एक प्रमोटर्स के पास कितने परसेंटेज हिस्सा है ये भी आपको नहीं पता। ऐसी सिचुएशन में तो जितने प्रमोटर्स उतनी ज़्यादा ख़राब बात होती है। तो मुझे ये लगता है कि ये शेयर तो बिल्कुल ही आपके लिए रिकमेंडेड नहीं था, उस टाइम भी इस टाइम भी। तो जब भी कोई IPO आएगा, जब भी कोई IPO आके लिस्ट होगा, तो पहले आप ये एनालिसिस करो, उसके बाद आगे बढ़ो। दूसरे शेयर की बात करते हैं, रुचि सोया। भैया रुचि सोया तो 18 महीने के अपने कार्यकाल में ही आपने देखा होगा कहाँ पहुँच गया, 50 गुना हो गया। तो वही बात हो गई ना, 50 तोला सोना, तो वही 50 गुना शेयर हो गया, तो 1040 पर। अब यहाँ पर समझने की बात करते, 1519 का हाई बनाने के बाद लगातार नीचे की तरफ रैली करता हुआ। लेकिन इसमें हम समझने की एक बात, अब पहले इसके फंडामेंटल्स पे एक बार चले जाते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एक और पॉइंटर ऐसा क्या है कि जो हमें बहुत ज़रूरी। मैं एक बार को आलोक इंडस्ट्रीज़ पे भी निवेश कर देता, लेकिन मैं पीछे देखता किसकी बैकिंग है। बात समझ रहे हैं आप, किसकी बैकिंग है, किसी की बैकिंग नहीं है। यहाँ पर बैकिंग भैया बाबा रामदेव की है, समझ गए। सरकार चला रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं बाबा रामदेव, उसका नाम बाबा रामदेव नहीं है, प्रधानमंत्री है वो देश का, आप यहाँ समझिए। और उनके बिजनेस में कभी कोई गलती नहीं होने वाली है। कारण है कि उनके पास भैया हाथ किसका है ये भी आप समझ लीजिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,787 करोड़ का एक्वायर कर ली गई बाबा रामदेव की पतंजलि के द्वारा। रुचि सोया भैया ब्रांड है, ठीक है, उसका ब्रांड ही अलग है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए स्टॉक P 36.6 और इंडस्ट्री P 25.5। अपने प्राइस को थोड़ा सा ये जस्टिफाई कर रहा है स्टॉक P। ROE देखिए शानदार 70.6। मैंने कोशिश की कि मैं उसका ROE देख लूँ, आलोक इंडस्ट्रीज़ का मिला ही नहीं भैया, इतना ज़्यादा ख़राब है। ROC 12.1 है, तो ये ठीक है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए सेल्स लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि परसेंटेज सेल्स जितनी बढ़ती है साल में उसमें अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रही है कंपनी की। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का -5,000 करोड़ से बढ़ के 7,672 करोड़ हुआ 2020 में। 2021 में 681 करोड़। रीज़न ये रहा कंपनी ने अपने कर्जे चुकाए हैं तो उसको भी। अब अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बात समझिएगा, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल में -10% की रही है, हालांकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है 21% की रही है। ये रेड मार्क है मेरे हिसाब से, ये कंपनी में रेड मार्क है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बार को मैं प्रॉफिट में ग्रोथ बर्दाश्त कर सकता हूँ, थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन सेल्स में माइनस चली जाए ये मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, निग्लेजिबल है। मेरी चॉइस में ऐसे शेयर्स कभी भी नहीं आएंगे, मेरा फंडा क्लियर है। रीज़न भैया सेल्स ही नहीं करोगे ग्रोथ में तो आगे बिजनेस नहीं बढ़ाओगे तो प्रॉफिट तो जो आज हो रहा महंगाई के हिसाब से कम होता चला जाएगा। उसके हिसाब से अगर स्टॉक प्राइस
CAGR जो है आप देखिए 5 साल में 119% बढ़ा हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बता ही दिया गया लास्ट ईयर 18% की रही है। उसके बाद रिजर्व्स कंपनी के पास जो माइनस में चल रहे थे पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 4003 करोड़ के। बोरोइंग्स से कर्जे जो है 3494 करोड़ के हो गए। ये एक इंडिकेटर और ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बात समझिएगा। रिजर्व्स हमेशा अच्छे स्टॉक्स में ज़्यादा होने चाहिए बोरोइंग से ज़्यादा। रीजन, अरे भैया बराबर आ गए ना दोनों, कल को कोई बात हो जाती है तो ये कर्जे में वैसे ही चल रहे हैं, तो समझने की बात है। लेकिन फिर भी प्लस पॉइंट, कौन इस कंपनी का मालिक कौन है? स्वयं देश का प्रधानमंत्री बाबा रामदेव। तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं बाबा रामदेव, वो इस कंपनी के मालिक हैं। तो भैया यहाँ पर भी कोई बात की नहीं है। देखिए ये सरकाज़म नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाबा रामदेव पे मोदी जी प्रसन्न हैं तो कंपनी में कभी कोई गड़बड़ होगी, कोई लॉस होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, और उनका काम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखी जाती हैं बिजनेस में, किसी भी शेयर में निवेश करते समय। ये चीज़ कोई शेयर मार्केट से अलग नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ प्रधानमंत्री, ये कोई किसी पर तंज नहीं है, ये हमेशा देखिए बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक शेयर है, लेकिन निवेश के लिहाज से मैं इसे भी नहीं चुनूंगा, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल ग्रीन सिग्नल वाले जब शेयर्स मार्केट में पड़े हुए हैं तो रेड सिग्नल वाला शेयर मैं क्यों जाऊं। तो ये बात है, और यही रीज़न भी है कि 50% नीचे आ चुका है ये शेयर। और कोई भी कह दे आके कि ये शेयर लीजिए, तो भैया इसी को कहते हैं अपनी एनालिसिस कीजिए। तो फिर इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि देखिए दूसरे के कहने में कभी पैसा लगाना नहीं चाहिए, पैसा हमेशा अपनी एनालिसिस के बाद ही लगाना चाहिए, कोई आपका नुकसान भरने नहीं आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।